नमस्कार। अर्थनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आज हम अर्थनीति में G20 समिट को केंद्र में रखकर बात करेंगे वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था की। हम आपको बता दें कि G20 बनाने की आवश्यकता दुनिया को आर्थिक संकटों के कारण ही पहली बार महसूस हुई थी। दरअसल 1990 का दशक पूरी दुनिया के लिए आर्थिक लिहाज से चुनौतीपूर्ण था। मेक्सिको के पेसो क्राइसिस से शुरू हुआ संकट लगातार पसरता चला गया। एक के बाद एक उभरती अर्थव्यवस्थाएं संकट की चपेट में गिरती चली गई। 1997 में एशिया ने फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना किया। 1998 में रूस में फाइनेंशियल क्राइसिस छा गया। इन्हीं संकटों को ध्यान में रखते हुए G20 की शुरुआत की गई। वैश्विक आर्थिक संकटों से उबरने के लिए उस 1999 में G20 की स्थापना की गई। और अगर आज यानी कि वर्तमान परिदृश्य की बात की जाए तो G20 के सदस्य पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी में करीब 85% का योगदान दे रहे हैं। G20 कुल वैश्विक व्यापार में G20 देशों का योगदान 75% से ज्यादा है। दुनिया की करीब 2/3 आबादी भी इन्हीं 20 आर्थिक क्षेत्रों में निवास करती है। विषय को समझेंगे दो विशेषज्ञ मेहमानों से। आनंद सिंह भाल जी मुख्य आर्थिक सलाहकार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी हैं, महानिदेशक हैं RIS के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक खुशी का पल क्षण या कह सकते हैं महोत्सव भारतीयों के लिए। G20 की अध्यक्षता में समिट हो रहा है। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष इस समिट में भाग लेने के लिए राजधानी दिल्ली में पहुंच रहे हैं। आर्थिक रूप से शुरुआत में जैसे मैंने कहा आनंद जी, आर्थिक रूप से संकटों में जब पूरी दुनिया घिर गई थी उससे उबरने के लिए G20 की शुरुआत की गई थी। अब इस समिट से हमें आर्थिक रूप से और वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए क्या कुछ आशा की जानी चाहिए? G20 के हिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे आपने बताया कि वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये सेटअप हुई और इनिशियली केवल ये फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ही इसमें आते थे जी। वो हेड्स ऑफ स्टेट तो बाद में आए। तो G20 की एक इम्पॉर्टेंट बात ये मैं कहूँगा कि ये विश्व का फाइनेंशियल फ्रेमवर्क को बदल रहे हैं। शुरू में जो एडवांस नेशंस थे वो G7 ग्रुप ऑफ नेशंस थे, वही सारी नीतियाँ बनाते थे, वही फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को डिटर्मिन करते थे। फिर अब ये G20 आई, इस मच मोर इंक्लूसिव एंड इसके कारण अदर डेवलपिंग नेशंस भी अब हाई टेबल पे, जैसे हम कहते हैं, वो पॉलिसी के हाई टेबल पे बैठ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि G20 में जो फाइनेंशियल डिसीजंस दुनिया में लेते हैं वो नेशंस अब ज़्यादा हो गए हैं। उसमें इंक्लूसिव इंडिया भी हो गया है और कई सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गए हैं। और जहाँ तक इंडिया की प्रेसिडेंटशिप की बात रही, इंडिया ने ये मौका को बिल्कुल आगे बढ़ करके फ्रंट फुट पे बैटिंग की है और पूरा उसका नैरेटिव सेट करने का उन्होंने प्लान बनाया है। अपने डिजिटल परफॉर्मेंस को दिखाते हुए, ग्रीन एनर्जी को दिखाते हुए, इन सब मुद्दों पर को बिल्कुल अहम तरीके से डिस्कस करते हुए इंडिया ने बिल्कुल फ्रंट फुट पे जाके पूरा फाइनेंशियल सिस्टम को डिफाइन करने की कोशिश की है। ये प्रोफेसर सचिन जी, इसलिए भी जो है महत्वपूर्ण है ये समिट क्योंकि 3 वर्षों में दुनिया कह सकते हैं बिल्कुल बदल गई है। एक तो कोरोना की महामारी, उसने जो है अपनी चपेट में पूरी दुनिया को लिया और आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ। दूसरा, 2 साल पहले तक की बात है, सब लोग ये मानकर बैठे थे कि अब हथियारों से कोई युद्ध नहीं होने वाला, लेकिन हुआ, चल रहा है और वो कब तक चलेगा उसका भी अभी किसी को कोई पता नहीं है। ये 2 बड़ी चुनौतियां हैं। उसके बाद परिदृश्य कितना बदल गया है और इन चुनौतियों को पार करते हुए हमें कौन से गोल अचीव करने हैं इस समिट से? प्रतिबिंब जी, आपने जो शुरू में G20 का इतिहास रखा, मुझे लगता है कि बार बार जैसा इतिहास अपने आप को दोहराता है, विकास की ये जो गाथा हमने G20 देशों के साथ देखी, ये फिर से अपने आप को दोहरा रही है। जैसा आपने बहुत ही सुंदर ढंग से कहा कि 1999 में G20 अर्थ के जो ज्ञाता उस समय थे, उन्होंने सोचा कि सेंट्रल बैंक गवर्नर्स और वित्त मंत्रियों को साथ में लिया जाए और जैसा आनंद जी ने फिर कहा कि बाद में वो शीर्ष स्तर पर सम्मेलन हुआ। अगर आप देखें तो जो बदलाव उस समय आया, जो सिर्फ आर्थिक विषयों को देख रहे थे,
वो 2010 तक आते आते ऐसा लगा, जब 2008 का अमेरिकी कोलैप्स हो गया तो फिर लगा कि भाई वित्तीय समस्याओं का निदान वित्त में जाने से नहीं होगा, उसका हमें विकास का स्वरूप देखना पड़ेगा। तो 2010 में G20 ने करवट बदली और हमने कहा कि वित्त की जो समस्याएं हैं उनका निदान विकास में ढूंढना होगा, विकास की समस्याओं पे ध्यान देना पड़ेगा। आज आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में G20 देशों ने इतिहास को दोहराया है। हम दोबारा उसी चौराहे पर आकर खड़े हो गए हैं जहां हमें डेवलपमेंट इश्यूज को लेकर आना पड़ेगा। और अभी आपने फिर बहुत सुंदर कहा कि ये वॉर का समय नहीं था जो हम सोच रहे थे, लेकिन चल रही है और उसके कारण फूड सिक्योरिटी क्राइसिस खड़ी हो गई है। उसके कारण क्लाइमेट क्राइसिस के जो वित्तीय संसाधन थे वो खत्म हो रहे हैं। जो $100 बिलियन देने की बात कर रहे थे वो आज $25 बिलियन मांगने के कगार पर आकर खड़े हो गए हैं। तो ये जो विषम स्थिति का परिणाम हुआ, ये इतिहास ने अपने आप को दोहराया है और ये हमें दोबारा ऐसा अवसर मिला है कि विकास, वित्त और क्लाइमेट, इन तीनों को मिलाकर के जो नया रास्ता बनना चाहिए, भारत की अध्यक्षता की जो G20 है उसने प्रधानमंत्री के इस सोच को, लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो सामने ला करके रखा है, वो विकास का नया ध्रुवीकरण भारत ने खड़ा करने का प्रयास किया है। आनंद जी, भले ही 2-3 वर्षों में काफ़ी कुछ परिदृश्य बदल गया हो, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी ने इस करवट को पहले ही इस आहट के रूप में समझ लिया था? तभी उन्होंने 2014 के बाद से, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब से ही उन्होंने हर क्षेत्र में विकास पर ध्यान दिया। बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री का शुरू से ही ग्लोबल आउटलुक तो रहा है और इस G20 मीट में भी जो हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही एक कुटुंब है। तो शुरू से ही माननीय प्रधानमंत्री का ये जो रेडार में दुनिया की परिस्थिति रही है, देश का तो विकास पे उनका पूरा जोर रहा है, थ्रू डिजिटाइजेशन, थ्रू गरीबों को इंक्लूड करना, थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स। बट इन सब को साथ साथ रखते हुए उनकी जो विदेशी नीति रही है, जिस तरह से वो एनर्जी के साथ अलग अलग देशों में जाते हैं, अलग अलग देशों को अपने विचारधारा में सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, उससे ये देखने को मिला है कि उन्होंने पूरे दुनिया को हर समय एक ये वसुदेव कुटुंबकम इमेज को प्रोजेक्ट किया है और सबको साथ मिल करके, जो जैसे उनका डोमेस्टिक के लिए सबका साथ सबका विकास। अब आप वो ले लीजिए, कोरोना क्राइसिस में जिस तरह से हम लोगों ने वैक्सीन्स दी सारे गरीब देशों को, कोई डेवलप्ड कंट्री देने को तैयार नहीं था। इंडिया की इतनी वाहवाही हुई जब मोदी जी ने वैक्सीन क्राइसिस में गरीब देशों को, अफ्रीका में वैक्सीन क्राइसिस दी। उस तरह से मोदी जी का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यू रहा है कि देश की तो तरक्की होनी है, उसके साथ साथ जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका भी विकास होना चाहिए। जी जी, आपने बार बार अफ्रीकी देशों का जिक्र किया आनंद जी ने, और हम देख रहे हैं कि पहली बार G20 समिट में अफ्रीकी प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। ये किस बदलाव का परिचय है? देखिए, दो बदलावों का परिचय है ये। सबसे पहला, जिस ग्लोबल साउथ की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने हमेशा एक बात को सामने रखा है और वो है सहयोग से समृद्धि। सहयोग से समृद्धि की तरफ हम कैसे जाएंगे, और उसके लिए सभी देशों की सहभागिता आवश्यक है, चाहे वो पश्चिम के देश हों चाहे पूर्व के हों। तो जो प्रधानमंत्री का प्रयास रहा कि पश्चिम और पूर्व में अंतर कम हो, नॉर्थ और साउथ में अंतर कम हो, तो उत्तर के जो देश हैं, जो दक्षिण के देश हैं, उनको भी मिलाया जाए। तो आपने एक टर्म सुना होगा बार बार, जो था ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, 3 देश मिलकर के करें, तो नॉर्थ का भी देश हो, साउथ का भी हो, और वो किसी तीसरे देश में करें। तो ये जो एक महत्वपूर्ण रास्ता सामने निकल के आया है, उससे जो ध्रुवीकरण विश्व में बढ़ा है उसको हमें कम करने में आसानी होगी। तो अफ्रीकन यूनियन को टेबल पर बैठाना उतना ही आवश्यक है जितना EU के साथ काम करना है। आप जानते हैं 19 देश हैं, 20वां EU है। तो यूरोपियन यूनियन के देश वहाँ अंदर भी मौजूद हैं और यूरोपियन यूनियन खुद भी मौजूद है। ऐसे में 54 देशों का जो अफ्रीकन यूनियन है उसको टेबल पर बैठाना अत्यंत आवश्यक है। पिछले 5 सम्मेलनों से इसकी चर्चा चल रही थी, हुआ नहीं था। प्रधानमंत्री ने वो करके दिखाया है और वो जैसा हम लोगों का सभी का विश्वास है, बिना किसी अड़चन के
इस सम्मेलन में वो पूरा होगा। तो सहयोग से समृद्धि ये पहला उद्देश्य है। दूसरा प्रमुख उद्देश्य इस बात का है कि जो नई अर्थव्यवस्था में करवट आ रही है वो युवा राष्ट्रों की आ रही है। जो 54 देश अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में हैं वो उस युवा वर्ग में आते हैं और इसलिए उनकी वैश्विक अर्थव्यवस्था में सहभागिता अत्यंत आवश्यक है, उनका जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। और ये प्रधानमंत्री ने जो देखा है वो आने वाले अगले 50 वर्षों में जब भारत को हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में देख रहे हैं तब अफ्रीका के साथ हमारे संबंधों में नींव के पत्थर के रूप में काम करेगा। जी जी। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की बात अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप उसका बैकग्राउंड भी बता रहे थे आनंद जी। क्या माना जाए इस समिट के बाद हमारा G20 के जो सदस्य देश हैं उनके साथ व्यापारिक संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे और हमें वो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में कहीं ना कहीं हमें उनका सहयोग मिलेगा? क्या उस गोल को अचीव करने के लिए भी ये समिट बेहद आवश्यक हो जाता है? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो प्लेटफॉर्म है G20 देशों का, सारे 19 देश और EU मिल करके जो आपस में बातें करेंगे, कुछ इनवाइटेड कंट्रीज बातें करेंगे, तो अल्टीमेटली जो प्रोग्रेस और तरक्की होती है लोगों की साझेदारी में होती है। ये इकोनॉमिक हिस्ट्री आपको बताती है कि अनलेस आप ओपन करें, लिबरलाइज ना करें, आप फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़, इन्वेस्टमेंट ना करें, तो लॉन्ग टर्म पे ग्रोथ नहीं होता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि कभी कभी हम लोग कहते हैं कि अभी भारत में टैरिफ रेट थोड़े बढ़ा दिए जा रहे हैं, बट ये अभी कुछ ही टेम्प्रेरी फेज़ है। एंड भारत की ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो रास्ता रहा है कि टुवर्ड्स ओपनिंग अप, टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन, टुवर्ड्स अलाउिंग फ्री फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड आइडियाज़। तो ये G20 को भी हम ये मान के चल रहे हैं कि इन सब में जो देश सब मिलेंगे, बात करेंगे, अपने ट्रेड नीति की भी बात होगी, इन्वेस्टमेंट की भी बात होगी। कभी कभी आजकल ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे थोड़ा सा जोर हो जा रहा है, सारे देश लोग ना अपनी अपनी इंडस्ट्री को थोड़ा अभी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट ये सब टेम्प्रेरी चीज़ें हैं, कुछ दिनों तक ये रहेंगे। अल्टीमेटली मच मोर ग्लोबलाइजेशन फिर से वापस ताकत लेगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ फिर थोड़ी थोड़ी कमज़ोर होंगी। एंड ये G20 एक वन ऑफ द वेरी गुड प्लेटफॉर्म्स है जहाँ ये सब डिस्कस हो और हमारी जो टारगेट है 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की, वो हम लोग को अचीव करने में सहायता करेगी। जी जी। ये तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग क्या कुछ हासिल कर सकते हैं इस समिट से, लेकिन अगर वैश्विक पटल पर देखें तो विश्व को क्या कुछ आर्थिक रूप से इस समिट से मिल सकता है? प्रतिबिंब जी, ये अत्यंत आवश्यक है कि हम 2 स्तरों पे इन अचीवमेंट्स को देखें या जो आगामी परिणाम हैं उनको देखें। सबसे पहला, जो हमारे राष्ट्रीय हित हैं सभी राष्ट्रों के, भारत के नहीं, सभी राष्ट्रों के, उनके प्रति भी हम थोड़ी संजीदगी दिखाएं, संवेदनशीलता दिखाएं। और ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान वैश्विक आर्थिक स्थिति जो है उसका उपयोग करके हम अपने राष्ट्र को तो आगे ले जाएं, लेकिन बाकी की हम चिंता न करें। तो जैसा प्रधानमंत्री जी ने हमारे उद्योगों के साथ B20 के सम्मेलन के समापन भाषण में कहा था कि संवेदनशीलता भी आवश्यक है, विश्वास भी आवश्यक है, विनम्रता भी आवश्यक है। तो ये उन राष्ट्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है जो बार बार अपनी प्रभुसत्ता का इस्तेमाल सप्लाई चेन को रोकने में कर रहे हैं, जिन क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता है उनको ब्लॉक करने में कर रहे हैं, जहाँ पे वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है वहाँ पर कर्जे का इतना अंबार लगा रहे हैं कि अफ्रीका और अफ्रीका के कई देश कोलैप्स की स्थिति में आए हैं। तो हम ऐसे जो नकारात्मक सोच के देश हैं उनको सकारात्मक सोच की तरफ बढ़ाएं, ये अत्यंत आवश्यक है। ये राष्ट्रीय स्तर के लिए भी आवश्यक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए भी आवश्यक है। दूसरी प्रतिबिंब जी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि विश्व एक बड़ी विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। हम देख रहे हैं कि रिसेशन भी है, इन्फ्लेशन भी है, हम देख रहे हैं एक्सेस मॉनेटरी सप्लाई भी हो रहा है, हम देख रहे हैं उसका कंस्ट्रेंट भी है। हर देश अपनी विषम परिस्थिति में है। ऐसे में सब एक साथ एक मंच पर आएँ, साझेदारी करें और विकास का नया रास्ता बनाएं। विकास का नया रास्ता क्लाइमेट चेंज से भी हमें बचाए और वित्तीय संकट से भी बचाए। तो इसके लिए आवश्यक है कि यहाँ के जो आउटकम हैं उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है।
जब डिक्लेरेशन आएगा आप और हम सब देखेंगे उसको। सबसे पहला हिस्सा वो है जहां अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुविधाओं का कैसे हम मिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, उनको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लीवरेज करें। तीसरा, सबका विकास हो, जैसा प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसके साथ में सबका विश्वास। तो ये जो विश्वास वाली बात है, ये अभी अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोगों का इस वित्तीय व्यवस्था में विश्वास नहीं है, इसलिए वो वर्ल्ड को पोलराइज कर देना चाहते हैं, ध्रुवीकरण कर देना चाहते हैं। और वो ध्रुवीकरण कुछ इस ढंग से हो रहा है जो, जैसा आपने शुरू में कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, लेकिन कुछ देश खुल के युद्ध कर रहे हैं। मैं उनकी प्रशंसा तो क्या करूं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि ये युद्ध के लिए आतुर राष्ट्र हैं। लेकिन कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो युद्ध नहीं कर रहे लेकिन युद्ध में लगे हुए हैं, युद्ध को प्रमोट करने में लगे हैं। ऐसे राष्ट्रों के साथ विश्व कैसे निपटेगा, ये सम्मेलन उसका भी एक सबक बनेगा। आनंद जी, जो 3 बिंदुओं का जिक्र यहाँ पर किया है सचिन जी ने, अगर इन तीनों बिंदुओं पर इस समिट में एक सहमति बन जाती है G20 राष्ट्रों के मध्य, तो जो एक टैगलाइन दी है इस समिट को, वसुधैव कुटुंबकम, तो सचमुच में पूरा विश्व एक परिवार के तौर पर सामने आ सकता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि अगर एक कंसेंसस फॉर्म करके हम एक डिक्लेरेशन करें। सी, अलग अलग देश है, अलग अलग नीतियां हैं, अलग अलग कंपल्शंस हैं, तो इन सब को अपने अपने छोटी मोटी डिफरेंसेस को दबा करके अंडर द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ माननीय प्रधानमंत्री, आई एम श्योर इंडिया ने पूरी तैयारी की है और काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। तो सब मिल करके एक जॉइंट डिक्लेरेशन कंसेंसस पे टेकिंग इन ऑल, जो तीनों बातें सचिन जी बोल रहे थे, इनको इनकॉर्पोरेट करते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया डिक्लेरेशन करेगी जो आगे चल करके एक मानक स्टैंडर्ड की तरह सिद्ध होगा पूरे G20 समिट्स के लिए। जी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो पिछले बरसों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आया है भारत में, और ये भी आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये चूँकि समिट, और कह सकते हैं इस समिट का समापन जो है ज़रूर 9 और 10 तारीख को होगा, लेकिन जैसे ही हमें अध्यक्षता मिली इंडोनेशिया से, उसके बाद अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रांतों में बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं और उसके अलग अलग स्ट्रीम भी रहे हैं। तो लगभग हमने वो यात्रा सफलता की तय कर ली है। लेकिन अगर ये जो है डिक्लेरेशन आ जाता है, उसके बाद क्या हमारे आधारभूत ढांचे के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ने वाला है? प्रतिबिंब जी, आपने एक सवाल में कई सारे मुद्दे रखे हैं जी। तो बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ। सबसे पहली बात जो आपने कही वो अलग अलग नगरों में जो हमारे सम्मेलन हुए उसको की तरफ आपने जिक्र किया। जैसा प्रधानमंत्री ने 1 दिसंबर को जब हमने प्रेसिडेंसी ली, तब प्रधानमंत्री ने एक आलेख सभी अखबारों में लिखा था, उन्होंने एक भाषण भी उस दिन किया था। वो भाषण याद करना ज़रूरी है। उन्होंने उस समय कहा था कि भारत अपनी सारी प्रेसिडेंसी की जितनी मीटिंग्स होंगी वो दिल्ली के बाहर करेगा। तो अगर आप देखें, जो चाइना का G20 का प्रेसिडेंसी था, उसमें चाइना ने बीजिंग के बाहर केवल 12 मीटिंग्स की थी। इंडोनेशिया ने अपनी प्रेसिडेंसी में 25 मीटिंग करी, और जैसा कल प्रधानमंत्री ने कहा, हमने 60 मीटिंग करी हैं और 250 मीटिंग्स थी जो 60 नगरों में हुई। तो अब ये जो 60 नगर हैं, इनमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। कई जगह हमने हेलीकॉप्टर से लोगों को ले जाने की व्यवस्था करी, जहां हमारी उड़ान स्कीम काम में आई, उड़ान का हमने उपयोग किया। और कई जगह जैसे श्रीनगर में जो हमारी टूरिज़्म ग्रुप की, वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई, वहाँ पर जो लेक है, लेक के आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है, वो अभी भी हमारे टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन का विषय बना हुआ है। तो ऐसे कई नगरों में प्रयास हुए, कई जगह उनके ODOP के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सामने लाने का काम हुआ। तो ये सारा एक ऐसा हिस्सा हुआ जो देश के अंदर जो आधारभूत संरचना है उसको बढ़ाने का काम हुआ। दूसरा मुद्दा आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रखा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर चर्चा न करूं और सामने एक दूसरा मुद्दा आपके सामने रखूं, जो हमारे वित्त मंत्री के नेतृत्व में हमने करा, अगर आप 21-22 का बजट उठा करके देखें तो भारत ने अपने ही
जिसको लोकल रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहते हैं, स्थानीय सोर्सेज से जो हमने रिसोर्स लिए, हमने $26 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया। गत वर्ष ये संख्या बढ़ करके $46 बिलियन हो गई, जो हमने अपने पैसे से खर्च किया। उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये सिर्फ हमारा अपना लोकल रिसोर्स मोबिलाइजेशन था। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो नेतृत्व भारत सरकार ने सामने रखा, राज्य सरकारों ने भी उसी को फॉलो किया। तो जब प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 5 ट्रिलियन होगा, राज्य सरकारें कितना करेंगी, उनके भी कमिटमेंट आ गए। भारत सरकार ने $46 बिलियन कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, राज्य सरकारें कितना कर रही हैं। तो सबकी प्रतिभागिता विकास के इस उपक्रम में आ गई। ये जब हुआ तो प्रतिबिंब जी स्थिति बदल गई। जो यूपीए के काल में आपने देखा कि भारत का इनकमिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, वो जो आउटगोइंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था उसका आधा था। लोग बाहर के दूसरे देशों में ज्यादा विश्वास रखते थे और वहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। आज स्थिति बदल गई है। जब भारत सरकार इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है तो हमारा इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो ऊंचाइयां छू ही रहा है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी अब इन्वेस्ट कर रही है। आपने जो बात कही ना कि शायद जिस देश की अध्यक्षता में ये समिट हो रहा है उसमें सबसे अधिक बैठकें भारत में हुई हैं, 60 से ज़्यादा। हम लोग जो है वैश्विक एकता की बात तो कर ही रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम से, लेकिन ये जो अलग अलग प्रांतों में और शहरों में जो 60 अलग अलग बैठकें हुई हैं, उससे देश में भी वननेस बढ़ता है, कहीं ना कहीं एकता का भाव आता है। जैसा आपने कहा कि राज्यों ने भी तय किया कि उनका इनपुट क्या रहने वाला है, तो वो भी ज़रूरी है $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है इन बैठकों की संख्या। बिल्कुल प्रतिबिंब जी, आपने बहुत अच्छा कहा। अनलेस किसी आइडिया के तरफ ओनरशिप ना हो, अब सारे जो 60 शहरों में हुआ है, वहाँ के नागरिक, वहाँ के लेजिस्लेटर्स, वहाँ के ब्यूरोक्रेट, सब ने इसको अपनाया, सब ने मेहनत किया। तो ये जो ओनरशिप होता है इस आइडिया का, G20 के भारत के नेतृत्व का, ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। एंड अनलेस एज हमें एक्सपर्ट्स, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स कहेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी एक्सपर्ट्स कहेंगे, अनलेस किसी चीज़ की ओनरशिप नीचे से ना हो, वो चीज़ ग्राउंड पे ट्रांसलेट नहीं होती है। तो पूरे G20 का जो ऑब्जेक्टिव्स इंडिया ने रखा, वो क्लाइमेट चेंज, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सब को, ये सब भारत भर के लोग उसको अब ओन करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, जिससे हमारा देश और भी जल्दी विकसित हो। जी जी, WTO में जो है बहुत सारे वैश्विक विवाद रहते हैं, उन विवादों का सही निपटारा हो, समय पर निपटारा हो, वो भी एक विषय रह सकता है। आपको लगता है कि इस पूरे समिट के दौरान उस पर चर्चा होगी? इसमें प्रतिबिंब जी ऐसा हुआ है कि जो शीर्ष स्तरीय सम्मेलन है वो कई मुद्दों पर चर्चा करेगा, लेकिन जो हमारे वर्किंग ग्रुप हैं, तो जो ट्रेड का वर्किंग ग्रुप है, जैसा पीयूष गोयल जी ने कहा, जयपुर में ट्रेड ग्रुपिंग का जो सम्मेलन अभी पिछले माह हुआ, उसमें भारत ने कहा कि ये जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म है WTO का, इसके अंदर, जैसा आपको याद होगा, 2018 से ट्रंप प्रशासन ने जजेस का अपॉइंटमेंट ब्लॉक कर दिया था। तो चूंकि डिस्प्यूट सेटलमेंट करे कौन? जज चाहिए, तो वो WTO सबके कंसेंसस से काम करता है। तो जो जिन जजेस का अपॉइंटमेंट होना था, ट्रंप प्रशासन ने उसको रोक दिया और उसके कारण जो आखिरी जज था वो 2021 में रिटायर हो गया। अब उसमें वहाँ कोई जज बचा नहीं है जो डिस्प्यूट को सुने। तो इस विषम परिस्थिति से अमेरिका से कहा गया है, निवेदन किया गया है कि वो इस वीटो को हटाएं और हम जजेस को वहाँ अपॉइंट करें। तो अभी जब कैथरीन टाई यहाँ पर आई थी जयपुर में, तब G20 के देशों ने निवेदन किया है, एग्रीमेंट हुआ है। ऐसा संभवतः इस प्रेसिडेंट बाइडेन के इस सम्मेलन में आने से अब ये रास्ता शायद खुलेगा और उन जजेस के अपॉइंटमेंट का जो ब्लॉक अमेरिका ने कर रखा था उससे हम पीछे हटेंगे, जजेस आएंगे और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काम आगे बढ़ेगा। जी जी, आपने जिक्र किया कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है अलग अलग देशों में और स्लो डाउन भी बना हुआ है। भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है पटरी पर है और खासी गतिमान है। सारी अलग अलग एजेंसीज जो हैं इसकी तारीफ भी कर रही हैं और ये भी मान रही हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की बैकबोन भी
भारतीय अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो क्या माना जाए, इस G20 समिट के बाद भारत की अर्थव्यवस्था और कुलांचे मारेगी, और जो स्लो डाउन अलग अलग देशों में चल रहा है, वैश्विक स्तर पर चल रहा है, उससे उन देशों को उभरने में भी मदद मिलेगी। एक आखिरी टिप्पणी। नहीं, बिल्कुल सही है। अगर आप आईएमएफ की रिपोर्ट देखें तो उसमें कहा गया है कि जो इमर्जिंग मार्केट हैं वो 2023-24 में विश्व के विकास का 80% योगदान करेंगे। भारत को उसमें ब्राइट स्पॉट कहा गया है। जी, चलिए, ब्राइट स्पॉट के इस नोट पर ही हम इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। लेकिन जो है अभी हम देखेंगे G20 के समिट में आखिरी दिन क्या कुछ डिक्लेरेशन में सामने आता है और कितना सहयोग वैश्विक स्तर पर वसुधैव कुटुंबकम के इस टैगलाइन के बाद बढ़ता है। लेकिन आपने सचिन जी, आपने और आनंद जी, आपने समय निकाला और बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। अर्थनीति में आज के लिए इतना ही। अर्थनीति में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।